Hello, dear brothers and sisters. I'm Anakin Skywalker, and you are watching Counter Coaching Crusade. We are going to solve the 2026 Geoscientist paper to extract the themes for CSE prelims. Okay, so question 1. The voting age in India was changed from 21 to 18 years under which one of the following Constitutional Amendment Act? All right, वैसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. 43 में क्या हुआ था? 43 में जुडिशल रिव्यू पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे 42nd में उनको रिवर्स कर दिया गया था, तो ये नहीं है. 48 में क्या हुआ था? पंजाब में इमरजेंसी लगाई थी, प्रेसिडेंट रूल, तो ये भी नहीं है. 61st अमेंडमेंट ये वाला सही है, ठीक है. इसमें 21 से 18 कर दिया था. 69th में क्या हुआ था? दिल्ली गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई थी, मतलब दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसको, ठीक है. तो सी इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. Preamble of the Constitution serves which of the following purposes? Source of power for legislature. सोर्स ऑफ पावर तो है पर नॉट फॉर लेजिस्लेचर, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वन गलत हो गया, तो ए और सी गया. स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट, तो ऑब्जेक्टिव स्टेट करता है, तो ये सही है. लेज आउट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी. अच्छा, प्रोविजंस देता है क्या कोई से? नहीं देता ना. आइडियल्स, एस्पिरेशंस और पावर और ये सब देता है, ठीक है. तो 3 गलत, ये गया और फिर ये भी गया. बी इसका सही आंसर है, ठीक है. स्टेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, तो ये 4 सही है, तो बी इसका सही आंसर है, ठीक है. फिर प्रीएम्बल देख लेते हैं एक बार. ये प्रीएम्बल है, याद कर लो इसको, ठीक है. ये याद नहीं किया तो फेल हो रहे हो. बहुत ही ब्लंट बोल रहा हूँ, पर ये वाला ये चीज़ अगर याद नहीं है तो इसका मतलब आपने आगे पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, ठीक है. फर्स्ट सोर्स क्या है? वी द पीपल, ठीक है. तो सोर्स है इसमें एक, तो फर्स्ट. सेकंड क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये ऑर्डर में याद होना चाहिए, ठीक है. पहले सोवरिन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, ठीक है. एक ऐसा रिपब्लिक है जो कि डेमोक्रेटिक है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो सेक्युलर है, और फिर वही बिल्कुल उसी तरीके से सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो सोशलिस्ट है और जो सोवरिन है, ठीक है. फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो थर्ड नंबर पर जस्टिस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं. फोर्थ क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ अडॉप्शन, ठीक है. ये है डेट. तो ये 4 चीज़ें हैं उसमें प्रीएम्बल में. अब देखो ये जो आप देख रहे हो, ये आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है, ये नंदलाल बोस जी ने इसको ड्राइंग वगैरह की थी, और प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने इसको लिखा था, ठीक है, कैलीग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statements regarding the Constitution of India are correct? No part of the Constitution can be changed by any ordinary legislation unless so authorized. बिल्कुल सही. जब तक ऑथराइज नहीं किया होगा तब तक कोई लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं चेंज कर सकता, ठीक है. ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. नहीं भाई, ये इंक्लूडिंग लगाने की ज़रूरत क्या थी? सीधे बोल देते ना, ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है. पर इन्होंने इंक्लूडिंग लगा दिया, तो फिर और पूरी तरीके से मतलब वो गलत करना चाह रहे थे इसको, तो 2 गलत हो गया. 2 गया, ए इसका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है. 1 and 3. फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, तो 1 and 3, ठीक है. ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ जाती है? स्टेट लिस्ट में, ठीक है. इजी क्वेश्चन है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब आई थी? 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक. अच्छा, एक चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर बताना भूल गया ना मैं. बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं एक बार. देखो, बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ कि अमेंड नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है ना. बेसिक फीचर्स है. ये किसने कहा था? ये जस्टिस हंसराज खन्ना जी ने इसको बोला था, ठीक है. केशवानंद भारती केस में 1973, ठीक है ना. एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना. अब बेसिक स्ट्रक्चर की कोई और नॉर्मल चीज़ है कि बांग्लादेश ने हमसे लिया है, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, ठीक है. और पाकिस्तान और युगांडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है. और जो लास्ट एडिड बेसिक फीचर वो कौन सा था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ये लास्ट एडिड बेसिक फीचर था जो कि एनजैक केस था जो 2015 में, उसमें डिक्लेयर किया था जुडिशरी ने, ठीक है. ऑल राइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये अमेंडमेंट वाला आर्टिकल है. अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील
बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। और ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर किसी को ये वाली चीज़ें अमेंड करनी है तो 1/2 ऑफ द स्टेट्स का वो लेना पड़ेगा अप्रूवल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन, पावर ऑफ यूनियन, पावर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्स पावर टू क्रिएट हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। 7 शेड्यूल, राज्यसभा। और ये वाले जो आर्टिकल्स, ये वाली जो चीज़ें हैं वो 50% स्टेट्स के अप्रूवल के बिना चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये पढ़ लो, ये वाला, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ वायलेट नहीं कर सकता पार्ट 3 को, पर कॉन्स्टिट्यूशन पर ये जो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट है वो कोई लॉ नहीं है, वो अमेंडमेंट है, तो वो वायलेट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं मूव कर सकता, ठीक है ना। ये भी है, देयर शैल नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये आपको पता होगा, ये वो कहानी लिखी हुई है, शंकरी प्रसाद केस ने कहा कि अमेंड कर सकते हैं बेसिक मतलब कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। फिर पार्ट 3 को, यानी फिर गोलकनाथ केस ने कहा कि अमेंड नहीं कर सकते। फिर 24th अमेंडमेंट आई जिसने कहा कि कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती जी ने कहा, मतलब केशवानंद भारती केस में जज ने कहा कि कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ओकी डोकी। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करती है। और फिर अगर हाई कोर्ट के इंक्रीज करने हैं तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब शुरुआत में 32 मतलब अभी कितने 32 जजेस हैं +1 चीफ जस्टिस, इनिशियली 7 जजेस थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मली। ऐसे काम केरला ही करता है, ठीक है, एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड। आर्टिकल 45 में एजुकेशन दी हुई है डीपीएसपी के 6 ईयर ओल्ड से नीचे वाली एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी मतलब प्री स्कूलिंग। 7th, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज हर ऑफिस फॉर द एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ईजी है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब टेन्योर पे रहते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कि जिसको प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी उनकी मर्जी होगी, अगर प्रेसिडेंट हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो रखेंगे, ये है, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकी, ठीक है ना। और क्या क्या काम करते हैं प्रेसिडेंट, इनको कोई लीगल ड्यूटी दे तो वो करते हैं ये किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, ऑडियंस बन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, पर वोट नहीं दे सकते। किसी कमेटी का हिस्सा भी बन सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये कोई फुल टाइम प्रैक्टिस, मतलब फुल टाइम वो भी नहीं होते कि फुल टाइम गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, ये अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पर जब गवर्नमेंट बुलाए तब इन्हें आना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये किसी का केस नहीं ले सकते, ठीक। ओके, अब इनके रिगार्डिंग 2 कन्वेंशन है। एक तो ये कि जब ये रिज़ाइन कर देते हैं जब गवर्नमेंट डिज़ोल्व होती है तो, ठीक है, ये है एक चीज़। और यानी लोकसभा जब चेंज होती है तो ये रिज़ाइन कर देते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं, अगर किसी कोर्ट में इनको जाना पड़े, गवर्नमेंट पे कोई केस हो जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वगैरह ये सब जाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। ये क्या करते हैं, ये स्टेट्स एंड यूनियन के फंड्स को ऑडिट करते हैं, ठीक है ना, ट्रांजैक्शंस को। फिर ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखती है, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देती है वो रिपोर्ट, वो उनको करती है एनालाइज। और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं। जब हो सकता है अगर आप अपनी यूपीएससी में जब आप सिलेक्ट हो तो हो सकता है कि आपको ये वाली पोस्ट मिले आईआईडी को, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में काम कर रहे होगे, ठीक है। पर एक चीज़, ये कंट्रोलर नहीं है,
ठीक है। कंट्रोलर का काम क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को फंड्स निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड से तो कंट्रोलर अप्रूव करेगा, पर ये पावर हमारे कैग के पास नहीं है, ये सिर्फ यूके के कैग के पास है, ठीक है ना। कंट्रोलर नहीं है हमारे कैग, हमारे सिर्फ ऑडिटर जनरल है, ठीक है। पर नाम कैग है इनका, पर सी वाली पावर नहीं है, कंट्रोलर वाली पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये किन किन स्टेट्स के पास है, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, मैप बना के भी बता देता था कि पेयर में याद करना है आपको, ठीक है। पेयर में क्या है, ये है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है, बिहार एंड यूपी है, ये 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ऑल 4, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात है तो आर्टिकल 169 में दिया हुआ है, स्टेट रिजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से, फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उसको क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है, ठीक है। ऐसी एक स्टेट अकेली है एमपी जिसने ये पास तो कर दिया है पर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इट कैनॉट बी इन ऑपरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 1 मंथ। बिल्कुल सही, 44th अमेंडमेंट एक्ट में 2 मंथ से घटाकर 1 मंथ कर दिया था ये, ठीक है, तो ये सही है। फिर प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशल रिव्यू, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशल रिव्यू से इम्यून नहीं है। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम ऑफ द सिक्योरिटी इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड, ये सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन एनी टाइम इफ लोकसभा पासिस द रिजोल्यूशन, अगर जो इमरजेंसी है उसको हटाना है तो लोकसभा रिजोल्यूशन पास करेगी, प्रेसिडेंट फिर हटा देंगे, ठीक है। तो ये सही है 4th वाला, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। अब इमरजेंसी के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, जो नेशनल इमरजेंसी है उस पर जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बात, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी वाला वो है, और आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, पार्ट 18 है ये, ठीक है, पार्ट 18, ठीक। ग्राउंड्स क्या है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट में किया था, उससे पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम करते हैं, पूरी कंट्री में कर सकते हैं या फिर किसी एक छोटे से पार्ट में कर सकते हैं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया था कि किसी पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर काउंसिल पर ये कैबिनेट से रिटन में एडवाइस चाहिए, रिटन में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, तब जाके प्रेसिडेंट कर सकते हैं प्रोक्लेम, ऐसे ही सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था ये रिफॉर्म, ठीक है। अगर प्रोक्लेम कर दिया गया तो 1 महीने के अंदर दोनों हाउस करेंगे इसको अप्रूव, तो हो पाएगा, पहले 2 महीने था, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से करना होगा, और एक बार ये अप्रूव हो गया तो 6 महीने तक ये इन्फोर्स्ड रहेगी, ठीक है ना, अनलेस अगर ये रिवोक कर दी जाए, और इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक वो प्रॉब्लम चलेगी, तो इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। अब अगर इमरजेंसी को रिवोक करना हो तब क्या होगा, पहली बात प्रेसिडेंट करेंगे, ये कब करेंगे, या तो लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर दे रिजोल्यूशन को कि रिवोक कर दो, तो प्रेसिडेंट कर देंगे। प्रेसिडेंट को अगर कैबिनेट ने बोल दिया कि कर दो भाई, तो कर देंगे। अगर 6 महीने एक्सपायर हो गए और रिन्यू नहीं किया तो रिवोक हो जाएगी, ठीक है ना। एक और मेन बात, आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, SIR का फुल फॉर्म क्या है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स में अगर कोई डबल एंट्री हो, माइग्रेंट्स वगैरह वो सब हो, तो उसके लिए कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इशू है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा एंट्री वगैरह डाल रहे हैं और हटा रहे हैं इसमें, अब वो जो भी हो वो आप देख लेना, पर इसका ये है, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो है, आर्टिकल 143 में दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द सुप्रीम कोर्ट में बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, तो ये सही चीज़ है। प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कब पूछ सकते हैं, या तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई फैक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा है।
पर अगर कोई दूसरा एक कैटेगरी है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, अगर प्रेसिडेंट ने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के बारे में पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट को फिर आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देंगे ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको माने, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो गया। और हाँ, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन यूएसए में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में। 12 एंटी इराक मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्या था, कुछ विमेन थी, उन्होंने मूवमेंट किया था कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड एल्कोहल है उसको बैन कर दो, तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, प्रोविजंस और बोरोड फ्रॉम कनाडा, तो इसको देख लो। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ, अच्छा इसको चलो यहाँ से देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली है? नहीं, यूएसएसआर से, ठीक है। तो 4 गलत है, ये गलत है, एक सेकेंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमें यूएसएसआर से नहीं मिला, ये हमें ऑस्ट्रेलिया से, तो ये स्वैप कर दिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने यूएसए से लिया है, और सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म ये कनाडा से लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब आप बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म का मतलब क्या है? देखो, एक फोर्स, दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है कि ये जो बीच में सेंटर है उस पे जो आसपास की चीज़ें हैं वो फोर्स लगा रही हैं सेंटर की तरफ, ठीक है। ये है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। फिर होता है एक सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल यानी ये जो सेंटर है उससे फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल। अब कनाडा में क्या है? कनाडा में ये है कि सेंटर पावरफुल है और वो स्टेट्स को पावर दे रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये यूएसए है। यूएसए में सेंटर कमज़ोर है, स्टेट्स सेंटर को पावर दे रही हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, यूएसए में सेंट्रीपिटल है और यूके और कनाडा में वो है सेंट्रीफ्यूगल, और इंडिया ने कनाडा से लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है ना। बेसिकली वे ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, आपने सुना होगा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इजी क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी बार बार आता है। वॉज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 5 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज एफ, ठीक है। एफ में ये है, ठीक है, था मतलब फिर ये हटा दिया गया। और सेकंड वाला राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 सही है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो बोथ सही है, सी इसका सही आंसर हो गया। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं उस कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता चल सके कि आंसर क्या है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, ठीक है ना। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 359 में है। कौन सा कौन से आर्टिकल नहीं सस्पेंड किए जा सकते? आर्टिकल 359 में, ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्या है कि इसमें वो है अरेस्ट से रिलेटेड कुछ, वो है डिटेनमेंट से रिलेटेड कुछ सेफ गार्ड्स हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आप कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी जो अक्यूज है उसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप खुद ही गुनाह कबूल कर लो, ठीक है। नो डबल जेपर्डी, यानी किसी भी एक क्राइम की सज़ा 2 बार नहीं मिलेगी। फिर नो क्रिमिनल रेट्रो लॉ, ठीक है, यानी क्रिमिनल मतलब ये है कि अगर आपने 2010 में कोई क्राइम किया, ठीक है, और वो क्राइम तब था नहीं और 2012 में गवर्नमेंट ने बोला कि ये क्राइम है अब से, तो 2010 में की वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि अगर आपने उस टाइम पे लॉ नहीं था जब आपने क्राइम किया, यानी जैसे कोई एक क्राइम है, ठीक, जो नया नया आया है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या फिर चलो मैरिटल रेप, हाँ मैरिटल रेप अभी इस टाइम पे क्राइम नहीं है, तो आपने मान लो कि ये क्राइम किया तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। पर अगले 2 साल बाद मैरिटल रेप पे अगर लॉ बन गया तो भी आपको सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि आपके टाइम पे ये क्राइम नहीं था, ठीक है ना। ये है नो क्रिमिनल रेट्रो लॉ। अब इसमें एक बात है कि ये क्रिमिनल है, ठीक है ना। सिविल रेट्रो लॉ लगाया जा सकता है, पुराने सिविल में हो सकता है पर क्रिमिनल में नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ क्रिमिनल के लिए है। अब आर्टिकल 143 ये वही वाला है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इसको पढ़ लेना एक बार।
फिर आर्टिकल 300A, ये इसका भी क्वेश्चन आया था, नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये भी हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में कुछ चीज़ें। 1950 में ज़मींदारी बहुत चल रही थी, तो इनक्वालिटी थी, तो 1951 में राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाकर एक रूल बनाया गया कि ज़मींदारी को हटाकर लोगों में लैंड को बांटेंगे। तो कुछ लोग पहुंच गए थे केस में, मतलब कि कुछ लोगों ने केस कर दिया था, वही सब हुआ था, शंकर प्रसाद केस, फिर गोलकनाथ केस वगैरह वो सब चला था। तो ये 1951 में वो हुआ। फिर केशवानंद भारती केस में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हो, ये केशवानंद भारती केस ने बोला। और 1978 में 300A में डाल दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये एक और चीज़ देख लो कि कौन सी जगह से हमने क्या क्या लिया है। ये अभी क्वेश्चन था ना वही सेंट्रीफ्यूगल वाला, तो यूके से हमने ये वाली चीज़ें ली हैं, आपको बैठ के पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी यूएसए से ये है, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के टाइम पे इंडिया और जापान में है बस। ठीक है, यूएसएसआर तो टूट गया और रशिया ने उसको रखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इससे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी से, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। दे आर फाउंड इन रीजन्स विथ लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ। थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिसकी लीफ कांटा बन गई होती है, ठीक है, स्पाइक्स बन गई होती है। वो कब होती है, पानी बचाने के लिए। तो हाँ, रेनफॉल कम होगी तो इसलिए हो जाता है, तो वन सही है। दे आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ झारखंड, नहीं भाई ये राजस्थान वाले एरिया में। खेजड़ी एंड खैर आर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स, बिल्कुल सही, खेजड़ी और खैर ये दो ट्री हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल्स को याद रखना। ठीक, तो ये है, ये खेजड़ी ट्री है, ये खैर ट्री है। खेजड़ी भी ड्राई डेसिडुअस है और खैर भी ड्राई डेसिडुअस है, दोनों में ही कांटे लगे रहते हैं। शायद आपने देखा होगा ये वाला पेड़, तो ऑफ कोर्स अगर आप हिमालय पे नहीं रहते तो। ठीक है, 1 और 3 ये हो गया। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लेस देन 50 सेंटीमीटर, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। लेस देन 50 सेंटीमीटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है ये। खैर और खेजरी ट्रीज़ हैं, पलाश भी है, नीम भी है, डेट पाम भी है। ठीक है, बबूल भी है, बेर भी है। बबूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अकेशिया। ठीक है, और ये देखो ये वाला एरिया है जिसमें ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लगते हैं, ये वाला। और ये रेन शेडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, तेलंगाना वगैरह एरिया में, तो ये। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैप। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर वेपर। चलो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर, बिल्कुल सही। अगर कम और ज़्यादा होगा तो चेंजेस आएगा। फिर इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नीदर टू बिकम टू कोल्ड और टू हॉट, ये भी इजी है, सिंपल है, ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर। ठीक है ना, तो ये भी सही है। अब ये दोनों ही सही है, यानी सी इसका सही आंसर हो गया। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ वाटर वेपर के बारे में, ध्यान से सुनना। ठीक है, वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है, पोल पे सबसे कम है। ठीक है, इक्वेटर पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो कि मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। 50% से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट यही दिखाती है। ठीक है, और क्या है, फर्स्ट 5 किलोमीटर जो ऑल्टीट्यूड है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पर ये मोस्टली प्रेजेंट रहता है। और ये एकमात्र जीएचजी है, इट्स द ओनली जीएचजी टू अब्जॉर्ब बोथ इंफ्रारेड एंड यूवी। इंफ्रारेड और यूवी दोनों को ही अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो इंफ्रारेड कौन सा है, इंफ्रारेड अर्थ से निकलता है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, और यूवी सन से आता है जो कि सोलर रेडिएशन है। ठीक है, तो ये दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग, दोनों सन से आने वाला रेडिएशन और अर्थ से आने वाला रेडिएशन, दोनों को ही ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दोनों को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसका ट्रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर का ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये पहला इफेक्ट है। दूसरा ये है कि जितना वाटर वेपर होगा तो क्लाउड कवर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लाउड कवर बढ़ेगा तो ये हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करता है और साथ में सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। फिर अगर ये लिक्विड में कंडेंस हो जाता है, हाँ, तो ये हीट रिलीज़ करता है। मतलब जब है ना ये वाटर वेपर गैस के फॉर्म में रहता है और फिर उसके बाद ये लिक्विड बनता है तो ये हीट रिलीज़ करता है।
18। तो ये ट्रिपल इफेक्ट था क्या? ट्रिपल इफेक्ट एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा वो है, ठीक है। तीन तीन इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के वाटर वेपर की वजह से। विद रेफरेंस टू द कंडीशन फेवरेबल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, अरे यार मैं कितनी बार बताऊंगा इसको। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब लो विंड शेयर, ठीक है, लो विंड शेयर ये है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, हाँ बिल्कुल ऊपर से ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, तभी तो ऐसे ऐसे घूमता है वो, आपने देखा होगा ना ऐसा डायग्राम। तो ये बोथ इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये देख लो आप, ये साइक्लोन्स की पूरी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मतलब फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए सी सरफेस का। लो विंड शेयर, यानी जो ऊपर हवा उठती है तो ऐसी वाली हवा नहीं चल रही होनी चाहिए ज़्यादा, नहीं तो इस हवा को ऊपर उठने ही नहीं देगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो विंड शेयर लो होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको 2019 के पेपर में पढ़ा चुका हूँ शायद, है ना। उसमें एक जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक था शायद, उसमें पढ़ाया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोथ सी हो गया उसका। अब क्वेश्चन नंबर 19, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से निकलता है? 8 स्टेट से निकलता है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास जाना है नहीं। देखो 8 स्टेट से निकलता है। नियरेस्ट सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उदयपुर, इन त्रिपुरा, ये सब फालतू की चीज़ें। मैक्सिमम लेंथ कहाँ है कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? मध्य प्रदेश में, देखो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मिनिमम लेंथ कहाँ पर है? मिनिमम लेंथ है राजस्थान में, देखो छोटा सा, ठीक है ना। माही रिवर इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो माही रिवर कैसे करती है? माही रिवर ऐसे करके ऐसे हो जाती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। 8 डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ इज इन इट्स इनिशियल phases ऑफ फॉर्मेशन was a hot object with a thin layer of atmosphere comprising of, सबसे पहली जो अर्थ जब बन रहा था तो कौन सी गैसेस थी अर्थ पे, वो पूछा है। तो ये था हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, सबसे बेसिक गैसेज हैं तो सबसे पहले यही आती हैं, ठीक है। और ये क्यों चली गई, कहाँ चली गई? ये सोलर फ्लेयर ने हटा दी, सोलर फ्लेयर इनको स्ट्रैप आउट कर देती है। अभी करंट एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है 0.9%, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर CH4 यानी मीथेन, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये देख लो आप, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज़ हैं, अगर आप याद कर पाओ तो कर लो भैया, आ तो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं, मेक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, UAE, म्यांमार, ताइवान, ठीक है। और ये है इक्वेटर वाली कंट्रीज़, यहाँ पर इक्वाडोर है, ये वाली एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब रिलेटिव लोकेशन तो याद कर लो। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सिर्फ इतना सा एरिया है जो कट हो रहा है अफ्रीका का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कट हो रहा है, और ये साउथ अमेरिका कट हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर में, इक्वेटर यहाँ पे निकलता है किससे? ये आसियान कंट्रीज से, ठीक है। यहाँ पर मिडिल अफ्रीका है, ये लगभग इतने ही एरिया से बड़ा वाला पार्ट शुरू होता है अफ्रीका का, उससे पहले छोटा वाला पार्ट होता है, बीच में से काट देता है। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये इक्वेटर का हुआ। और फिर ये यानी USA से कोई ट्रॉपिक नहीं निकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर USA से नहीं निकलता, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिग स्प्लैट? अब बिग स्प्लैट क्या है? बिग स्प्लैट सिंपल ये है कि एक बार अर्थ था हमारा, फिर एक कोई एस्ट्रॉयड टाइप या कोई और प्लेनेट टाइप का था, वो आया अर्थ से भिड़ गया और अर्थ का एक हिस्सा टूट के बाहर आ गया, जो कि कौन सा है? जो कि बन गया मून। तो ये है द बिग स्प्लैट, छपाक ऐसे जाके वो टकराया और उससे मून निकल गया, ठीक है। तो वो जो प्रो प्लैनेट था उसका नाम था थिया, मतलब उसका नाम नहीं था, हमने रख दिया उसका नाम ऑफ कोर्स। मार्स जितना बड़ा था वो, उसने 45 डिग्री पे हिट किया अर्थ को, जिससे मून बाहर आ गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मून है। तो हमने अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में भी देखेंगे हम अभी।
तो थिया तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ये ध्यान रखना, थिया नहीं बचा, अर्थ भी आधा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब आधा नहीं, काफ़ी हद तक। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स ये तो बिग बैंग है, ये तो आपको पता होगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड सन, इसके लिए नेबुलर हाइपोथेसिस है, यानी गैस क्लाउड होते हैं, गैस क्लाउड वो जो बहुत तेज़ से घूमते हैं, बीच में जो हाईएस्ट डेंस पार्टिकल्स रहते हैं और फिर वो कंडेंस होते जाते हैं और वो स्टार बन जाता है, प्लैनेट्स बन जाते हैं, ये है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? ये लाप्लास ने दिया था। उससे सबसे पहले ये दिया था इमैनुअल कांत ने, उसको रिवाइज करके लाप्लास ने उसको बना दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अर्थ और सन ऐसे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेड zigzag to avoid which one of the following island groups। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। अब ये देखो, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये क्या सीधी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ आइलैंड्स के बीच में से निकल जाती, तो फिर एक ही आइलैंड पे दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट हो रही होती, तो इसलिए उन्होंने बनाई इस तरीके की। ये है एल्यूशियन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर किरिबाती है, ये तुवालू आइलैंड, समोआ, फीजी, टोंगा, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हैं, कौन से वाले आइलैंड है? क्या आंसर है इसका? एल्यूशियन आइलैंड। ठीक है, अब ये देखो, ये बोनेन आइलैंड कहाँ पर है? ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बी कहाँ है? यहाँ पर है, जापान के पास है बोनेन आइलैंड। फिर सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है? यहाँ पे मैंने सी लिख रखा है, ये यहाँ पर है सोलोमन आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर क्या है? कुक आइलैंड, कुक आइलैंड कहाँ पर है? डी, ये रहा फिजी के पास में कुक आइलैंड। ठीक है, अब और कौन कौन से आइलैंड्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, अकेला एल्यूशन आइलैंड नहीं है। तो देखो, सबसे पहला आइलैंड इसमें देखो कौन कौन से हैं। किरिबाती हमने देख लिया, ठीक है ना। समोआ आइलैंड हो गया, फिर एक व्रैंगल आइलैंड भी है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर है, इस एरिया में है, रशिया वाले एरिया में। एक चुक्ची पेनिनसुला भी है, वो रशिया का पार्ट है वो भी। फीजी एंड तोंगा तो है ही, ठीक। एक चथम आइलैंड है, वो भी है, जो न्यूजीलैंड का ये वाले एरिया में, यहाँ पे है ना, ये मुड़ रही है ऐसे, तो ये चतंग आइलैंड की वजह से है यहाँ पे। फिर और क्या है? एक एल्यूशन आइलैंड, तो ये तो है ही, ठीक है। ये किस लिए किया यहाँ पे? क्योंकि ये एल्यूशन आइलैंड अलास्का का पार्ट है, और फिर नहीं तो अगर इसको यहाँ, ये अगर यहाँ से ऐसे निकल जाता तो अलास्का और एल्यूशन आइलैंड में दो अलग अलग डेट होती, तो वो भी एक दिक्कत हो जाती, तो इसलिए ये कर दिया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आइलैंड्स आपको बता दिए। एल्यूशन आइलैंड अलास्का का पार्ट है, बोनेन आइलैंड जापान का पार्ट है, सोलोमन आइलैंड पापुआ न्यू गिनी का पार्ट है, और कुक आइलैंड न्यूजीलैंड का पार्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट है एक तरीके से, पार्ट नहीं है। 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक। ठीक है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। हाँ, दो प्लेट्स रहती हैं, उस फॉल्ट पे अगर स्लाइडिंग होती है तो हो जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, वन तो सही हो गया। वॉल्केनिक अर्थक्वेक इज ए स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। अच्छा, इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पे नहीं, मैग्नीट्यूड आपने सुना होगा कि 7.0 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी नहीं होती। ठीक है, इंटेंसिटी मर्कली स्केल से होती है। ठीक, रिक्टर स्केल लॉग स्केल है, ये याद रखना। लॉग स्केल यानी अगर वन मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो ये 1 मैग्नीट्यूड वाले से 10 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जो 1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इंटू 10 करोगे तो 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो जाएगा, 2 इंटू 10 करोगे तो 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो जाएगा, फिर इंटू 10 करोगे तो ये 4 मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। तो ये लॉग स्केल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डबल नहीं होता जाता, डबल या ट्रिपल, वो 10 टाइम्स बढ़ता है, एक एक यूनिट नहीं बढ़ता। ठीक है, अब रिक्टर स्केल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये चेक करती है कि शेकिंग का साइज़ क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, तो शेकिंग कितनी ज़्यादा हो रही है वो करती है। ठीक है ना, इसकी मशीन को क्या कहते हैं? सीज़मोग्राफ। ये स्केल है, ये स्केल किस में होती है? सीज़मोग्राफ में। ठीक है, कोई अपर लिमिट नहीं होती इसकी, पर ऐसा बोलते हैं अगर 15 का आ गया तो पृथ्वी निकल लेगी। फिर 10 टाइम्स रूल तो मैंने आपको बता दिया, लॉग स्केल वाला।
और इसका नंबर कोई भी अर्थ की कोई भी जगह पे सेम रहता है। मर्कली स्केल के बारे में बता देता हूँ। ये इंटेंसिटी बताती है, इंटेंसिटी यानी कितना डैमेज हुआ, ठीक है। तो अगर किसी जंगल में हो रहा है, अर्थक्वेक आया है, तो हो सकता है 0 हो जाए, पर उतनी ही मैग्नीट्यूड का अगर आपके घर पे आ जाए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, ठीक है ना। ये कैसे मेजर किया जाता है? ये ऑब्जर्वेशन से किया जाता है। लोग बताते हैं कि देखो हमें ऐसा लगा कि इतना हमारा घर टूट गया और ये हो गया वो हो गया वो सब। इसकी अपर लिमिट है 12, ठीक है। ऐसे रोमन न्यूमेरल्स में बताते हैं, आई से XII, 1 से 12। यूज़ किस लिए किया जाता है इसका? इसका यूज़ किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी वालों का, कि अगर आपने अगर आपने अर्थक्वेक का इंश्योरेंस करा रखा है अपने घर का, और अगर अर्थक्वेक आ गया, घर टूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी आपके घर का कितना डैमेज हुआ और वो उसके हिसाब से देगी आपको क्लेम, ठीक है। और ये इसलिए भी होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ प्लान वगैरह चलाती है तो उसके लिए। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक पे क्वेश्चन आ गया। CDS में हमने देख लिया है वैसे मेटामॉर्फिक रॉक, फिर भी देख लेंगे। दे अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स पे एक्ट करते हैं और ये रॉक फिर अपना फॉर्म बदल लेते हैं, तो ये सही है 1। फिर फोलिएशन एंड बेंडिंग आर एसोसिएटेड विद दीज रॉक्स। हाँ, बेंडिंग क्या होती है कि ऐसे 4-5 अलग अलग टाइप की बेंड्स बन जाते हैं रॉक में। ये एक रॉक है, उसमें ऐसे 4-5 बेंड हो जाएंगे, आपने मार्बल्स और उसमें ग्रेनाइट वगैरह में देखा होगा, ठीक है। फिर निसॉइड एंड साइनाइट, ये एग्जाम्पल हैं इस रॉक्स के, ठीक है, हो गया। और क्या चीज़ें हैं इसमें? अब इसमें एक बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर वाली बात है। तो प्रेशर से अगर होता है तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, अगर वो प्रेशर की वजह से होता है चेंज। अगर वो टेम्परेचर की वजह से होता है तो उसे कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अगर दोनों की वजह से होता है तो उसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, वेदरिंग, ये भी पढ़ चुके हैं हम। वेदरिंग रिजल्ट्स इन मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। बिल्कुल सही, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। Weathering is controlled by geological and geomorphic process but is independent of climate factors। नहीं भाई, weathering is heavily dependent on climate। इसका आंसर सी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या है, आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है @counter coach, ठीक है, काउंटर कोच। वहाँ पर मैंने वेदरिंग के नोट्स दे रखे हैं। मैंने किस डेट को अपलोड किए थे? 24 अप्रैल 2026 को वो नोट्स अपलोड किए थे वेदरिंग वाले। वो आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सिर्फ 1 पेज का नोट्स हैं वो, ठीक है। 1 पेज में पूरा कवर कर दिया मैंने वो। और मैंने, अगर आपको पढ़ना है वो, अगर मुझसे सीखना है तो आप CDS वाली वीडियो देख लो। CDS का फर्स्ट पार्ट देख लो, उसमें क्वेश्चन है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे क्वेश्चन है। इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज शॉर्ट वेव्स, ठीक है। अभी देखते हैं। अर्थ्स एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, ये तो सही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सही है। द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, गलत। अर्थ से शॉर्ट वेव नहीं, लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पर फिर भी आपको फिर से बताता हूँ। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का मतलब क्या है? वेव्स जो होती है ना, वो कितनी एनर्जी है उसमें, उसके हिसाब से वो या तो शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है। यानी देखो, अगर कोई शॉर्ट वेव है यानी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। देखो, शॉर्ट वेव है यानी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, और एक होती है ऐसी वाली वेव, ठीक है। इसकी वेवलेंथ देखो कितनी है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ हो सकता है 10x हो, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसका मतलब ये है कि इसमें कम एनर्जी है। अब आप बोलोगे बड़ी है तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है। आप ऐसा करो, इस डायग्राम को बना के देखो, इसको किस में आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत लग रही है? इसको अगर मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ
या फिर मैं इसको बना रहा हूँ, इसको देखो कितने आसानी से बना ले रहा हूँ, कोई एनर्जी लगी नहीं रही, मैं बिल्कुल नहीं थक रहा। पर अगर मैं इसको बनाऊँ तो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसका मतलब ये है कि इस मूवमेंट में, तेज़ तेज़ मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये वाली वेव में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब यही वेव आगे जाके ठंडी पड़ जाएगी, एनर्जी उसकी बहुत कम हो जाएगी, तो वो फिर ऐसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब क्या होगा, वो फिर लॉन्ग वेव हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको डिफरेंस पता चल गया लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का। अब देखो, अगर किसी जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है, यानी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी आपने आग लगा रखी है, ऐसी आग लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो वहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब सोचो इस आग के पास में अगर हमने एक प्लेट रख दी, ठीक है ना, अब प्लेट गर्म तो हो जाएगी, आप इसके प्लेट के पास में अगर हाथ लगाओगे तो है ना थोड़ा थोड़ा गर्म तो लगेगा, पर आग जितना गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से बहुत लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम एनर्जी वाला रेडिएशन निकल रहा है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली चल क्या रहा है। देखो, अब जहाँ पे आग लगी हुई थी वो वाले एग्जांपल को आप वो कर दो रिप्लेस सन से। सन में आग लगी हुई है, तो सन में से निकल रहा है ऐसी वाली रेस, बहुत पावरफुल रेस निकल रही हैं, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है ना, और फिर ये रेडिएशन क्या करता है, ये अर्थ पे आता है। ठीक है, अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है दिन में, दिन भर अर्थ गर्म होती है, फिर रात में अर्थ गर्म हो जाती है, तो फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा अर्थ में आग तो लगी नहीं हुई है। जैसे मैंने बताया ना वो प्लेट और आग वाला एग्जांपल, तो अर्थ को समझ लो आप, ये वो वाली प्लेट है। ठीक है, जो प्लेट जो आग से गर्म हो गई थी, तो उसमें से फिर कम वो निकल रही है, हीट निकल रही है। सन की तरह उसमें से आग नहीं जल रही, तो उसमें से ज़्यादा हीट नहीं निकल रही, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि अर्थ में से निकलता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ में से निकलता ही नहीं है, लॉन्ग वेव निकलता है, तो 3 तो गलत हो गया। जैसे ही 3 गलत हुआ, ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है ना, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी। द अर्थ्स एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। हाँ, एटमॉस्फेयर को अर्थ की एनर्जी है जो वो हीट कर देती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। ठीक है, इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन है, कम एनर्जी वाला रेडिएशन है। इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इन शॉर्ट वेव्स। ठीक है, इंसोलेशन यानी सन की जो वो है एनर्जी, वो अर्थ एब्जॉर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, क्योंकि सन में से बहुत पावरफुल रेज निकलती हैं। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। इसका आंसर है ए। ठीक है, ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ CSE के PYQs में। किस में कराया था ये मैंने, शायद 2019 या 20 वाले में किया था। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून्स। द मानसून एंटर इनटू वेस्ट बंगाल फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। नहीं, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मानसून है, आपको आना चाहिए यार, ये तो मानसून तो बहुत बेसिक टॉपिक है। ठीक है, ये आ रहा है, ये इक्वेटर है, यहाँ से ऐसे वो आती हैं, ऐसे रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, और ये कुछ विंड्स यहाँ से ऐसे आती हैं। ठीक है, तो ये देखो बंगाल में, ये पूछा है ना बंगाल में कहाँ से आ रही हैं, ये है देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये देखो यहाँ से आ रही हैं, इस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो ये ईस्ट और साउथ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती है, साउथ वेस्ट से नहीं आती। साउथ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन है, यहाँ से राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन जगहों पे जाती है। ये बंगाल में ये वाले डायरेक्शन से आती है, साउथ ईस्ट। तो 1 गलत हो गया। ठीक है, 1 जैसे ही गलत हुआ, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून्स ब्रिंग रेन टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है, वो जब ये वापस आता है, ठीक है ना, तो ये रेन लेकर आता है पेनिनसुलर इंडिया पे। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जब ये यहाँ पे आ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे तमिलनाडु, अभी यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश नहीं हो रही। तमिलनाडु में फिर ये वापस जब ये लौटता है मानसून, तब बारिश होती है। ठीक है ना, उसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, रामसर कन्वेंशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज प्रोटेक्टेड एज वाटरफॉल हैबिटेट। तो ये चिलिका लेक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बता दिया है। चिलिका लेक में इरावेडी डॉल्फिन्स मिलती हैं। चिलिका लेक ओडिशा में है। ठीक है, इसमें दया रिवर निकलती, मतलब दया रिवर इसमें आती है। ब्रैकिश वाटर है,
और लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट दुनिया का है। ठीक है। पुलिकट लेक ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जहाँ से इंडिया का वो सतीश धवन स्पेस सेंटर स्पेस लॉन्च साइट है, वो है श्रीहरिकोटा आइलैंड, इसके पास में ही है। ठीक है। यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक चीज़ है। वेम्बनाड लेक ये केरला में है। यहाँ पे पेरियार और पाम्बा रिवर है और लॉन्गेस्ट लेक है ये। ठीक है, इंडिया का। कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है। कृष्णा और गोदावरी के अंदर, कृष्णा और गोदावरी इसमें नहीं जाती, कृष्णा ऐसे जा रही है और गोदावरी ऐसे जा रही है, ये यहाँ पर है, ये ऐसे है। ठीक है, बीच में है ये। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग? परंपरागत कृषि विकास योजना, इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें होती है, सर्टिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिक का। पीएम किसान योजना है, वो हर साल 6 महीने वो 6,000 रुपये मिलेंगे किसानों को, वही ऐसी फ्रीबीज वाली स्कीम है। ठीक है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या है? इसमें डैम बनाती है गवर्नमेंट और पॉन्ड्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, हर खेत को पानी, आपने सुना होगा वो सब। कृषि भाग्य योजना ये कर्नाटक वाली जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च की है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, स्कैम हो गया था इसलिए, और आपको पता है कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो फिर ये जो पेपर बनाने वाले होंगे शायद उस आइडियोलॉजी के, तो उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैलिनिटी ऑफ ओशियंस। नॉर्थ सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एट हायर लैटिट्यूड्स। अच्छा, ऐसा होता है क्या? बताओ ज़रा। नॉर्थ सी लो सैलिनिटी है क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स हैं। तो देखो, हायर लैटिट्यूड्स मतलब लो सैलिनिटी होने के लिए क्या होता है? इवेपोरेशन कम हो, यानी सूरज कम हो। ठीक है ना। और ग्लेशियल मेल्ट अगर होता है तो लो सैलिनिटी हो जाती है। ठीक है ना। पर नॉर्थ सी में वो नहीं है। नॉर्थ सी में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो बहुत सारा वार्म वाटर और सलाइन वाटर ले आती है नॉर्थ सी में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स। ठीक है, बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी है क्योंकि रिवर वाटर बहुत सारे आते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू इवेपोरेशन, ये वाली चीज़ सही है क्योंकि वहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सन बहुत ज़्यादा है। फिर ब्लैक सी हैज़ हाई सैलिनिटी ड्यू टू लेक ऑफ रिवर वाटर इन्फ्लक्स, नहीं भाई, यहाँ पे लो सैलिनिटी है। ठीक है ना। रिवर वाटर जितनी ज़्यादा मिलेगी, फ्रेश वाटर जितना ज़्यादा मिलेगा, उसकी वजह से ज़्यादा सैलिनिटी लो हो जाती है। तो दनूबे रिवर, नाइपन रिवर और डॉन रिवर, डी से शुरू होने वाली रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में जाके कहती हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। अब आप ये मैप में देख लो। ठीक है, ब्लैक सी, यहाँ से रिवर आती है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, तो यहाँ पे ब्लैक सी उस वजह से। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये नॉर्थ सी है। ठीक है। शटलैंड आइलैंड यूके का पार्ट है। फरो आइलैंड ये है डेनमार्क का पार्ट, और यहाँ पे फिर नॉर्वेजियन सी है, और यहाँ पर डेनमार्क स्ट्रेट है। ठीक है, ये बाल्टिक सी है इधर। क्वेश्चन नंबर 31, यू विन है, ये कोविन जैसा है, जैसे कोविन में सबको दिया था ना सर्टिफिकेट वैक्सीन लगाने के बाद, तो ये वही उसी टाइप का है। डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अप टू 14, ये बिल्कुल सही है। ई संजीवनी मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी हेल्थ, टेली मेडिसिन है, ये भी सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रोवाइड्स फॉर कंपलसरी पार्टिसिपेशन प्राइवेट हॉस्पिटल, गलत है, ये 2023 में पूछा था। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, ये और ये सही है, 20 का सही आंसर है। इसमें क्या मिलेगा? एक आभा नंबर मिलेगा, आभा नंबर 14 डिजिट का होगा, जिसमें आपके सारे पास्ट रिकॉर्ड्स होंगे। डॉक्टर को अगर आप OTP दे दोगे तो वो पास्ट रिकॉर्ड्स आपके देख पाएगा। ठीक है ना। इसमें सभी का डेटाबेस भी होगा, सारे डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह का। ठीक, 20 का सही आंसर है, तो ये गलत है, ये दोनों सही है। 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट्स ऑफ ब्रॉड मनी मेजर बट नॉट पार्ट्स ऑफ नैरो मनी। ब्रॉड मनी यानी M3, नैरो मनी यानी M1। ठीक है, नैरो मनी में करेंसी विद पब्लिक होती है, डिमांड डिपॉजिट होते हैं बैंक्स के साथ, ठीक है, पर टाइम डिपॉजिट नहीं होते। तो यही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा है जो नैरो मनी का पार्ट नहीं है पर ब्रॉड मनी का पार्ट है। 3 है, 20 का सही आंसर। ठीक है, अब बता देता हूँ M0 क्या है। M0 का मतलब जितना भी प्रिंटेड मनी है, ऑल प्रिंटेड मनी। ठीक है, M1 क्या है। M1 है करेंसी विद पब्लिक, आपकी पॉकेट में जो पैसा है वो, और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, M2 में क्या है। M2 में है करेंसी विद पब्लिक, आपकी पॉकेट में जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, बैंक्स में, और पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट, वो सब। ठीक है, फिर M2 में क्या है। अच्छा, मैं आपको ये टेबल बना के ही दिखा देता हूँ। M0 ऑल प्रिंटेड मनी, ठीक है। M1 करेंसी विद पब्लिक, ठीक है ना, प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये दो चीज़ें हैं। M2 में करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स प्लस पोस्ट ऑफिस की डिमांड डिपॉजिट, ये भी हो गया। M3 क्या है, रुपी मतलब करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ये हो गया। M4 क्या है, यही प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ठीक है ना, ये है ब्रॉड मनी, ठीक है, एग्रीगेट मनी भी बोलते हैं। ये है हाई पावर्ड मनी M0, हाई पावर्ड मनी, वॉल्ट कैश भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अगर एक बैंक ने 1600 करोड़ का लोन दिया है अभी तक टोटल, और उसके पास 2000 करोड़ रुपए डिपॉजिट आए हैं, तो कैश रिजर्व रेशो कितना है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो यानी कितना बैंक लोन में नहीं दे सकता। तो 2000 उसके पास हैं, 1600 उसने दे दिए, तो कितना वो लोन में नहीं दे सकता, 400 नहीं दे सकता। तो 400 2000 का कितना परसेंट है। 400 इज द इज हाउ मच परसेंट, X% ऑफ 2000। ठीक है, ऐसे परसेंट निकालते हैं। ठीक है ना, तो आप देख लो, ये इससे हटेगा, इससे ये हटेगा, और ये 5 और 5 ये इधर जाएगा तो 20। ठीक है, तो ये 20% हो गया। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों का मैथ्स वीक होगा, तो मैं ढंग से करके बता देता हूँ इसको। सबसे पहली बात, 2000 माइनस 1600, 400। ठीक है, 2000 करोड़ इनके पास टोटल पैसे हैं, उनमें से 16,000 करोड़ इन्होंने लोन में दे रखे हैं, बाकी इन्होंने लोन में नहीं दे रखे। क्यों नहीं दे रखे, क्योंकि वो कैश रिजर्व रेशो में रिजर्व्ड है। तो 400 रिजर्व्ड है। अब 400 जो है वो पूछ रहे हैं कितना परसेंट, तो टोटल मनी का कितना परसेंट है 400। ठीक है ना, टोटल मनी का ऑफ कितना परसेंट, X% है 400, बताओ। तो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, इससे ये कट गया तो 20X बचा और 400। तो अब फिर उसके बाद X इक्वल्स टू 400 अपॉन 20, तो ये चला जाएगा 20 हो जाएगा, X इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 20। सी सेट का क्वेश्चन नंबर 34। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी द टर्म कैपिटल गुड्स रेफर्स टू ड्यूरेबल एसेट्स। ठीक है ना, एनी एसेट, एनी ड्यूरेबल गुड, एनी एसेट नहीं है। ड्यूरेबल एसेट्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आइटम। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी गुड्स जिससे आप दूसरा और कैपिटल जनरेट कर सको। ठीक है ना, वो होते हैं कैपिटल गुड्स। डी 35 with reference to distribution of employment in India for the year 2024-25, consider the following statements. Self-employment is a major source of employment for men in rural areas. Self-employment मैक्सिमम लोग करते हैं रूरल एरियाज़ में, बिल्कुल सही, क्योंकि एग्रीकल्चर करते हैं, तो वन तो सही हो गया।
प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज मोर देन दैट इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही। अर्बन विमेन जॉब ज़्यादा करती हैं, जो रूरल विमेन है वो एग्रीकल्चर ज़्यादा करती हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो 1 एंड 3 तो सही है। कैजुअल वेज वर्क इज़ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, ये गलत है, ठीक है। ये सिर्फ 19% है कैजुअल वेज वर्क, बट एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेन ज़्यादा करती हैं, ठीक है, टोटल, क्योंकि वही एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, 1 एंड 3। तो इस पूरे तीनों स्टेटमेंट में रीज़न है एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, संकल्प स्कीम के बारे में पूछा है, जो कि शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग कराती है। इट इज़ अ स्किल प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब आप बोलोगे मिनिस्ट्री गलत होती है, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्किल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री में ही आएगा, तो मिनिस्ट्री ऐसे ब्लेटेंटली गलत नहीं हो रही है शायद स्कीम। अब मतलब ये जो वो है, कभी कभी ट्रिक्स 90% जगहों पे काम करती हैं, ये ऐसा नहीं है कि बुलेट प्रूफ है, कभी कभी ये भी हो जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज़ वन ऑफ द रिजल्ट एरियाज ऑफ दिस स्कीम। हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस करना है। इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज पॉपुलेशन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, क्यों नहीं करेंगे मार्जिनलाइज पॉपुलेशन का इंक्लूजन, गलत। और नहीं भी करेंगे तो वो बताएगा क्यों यूपीएससी आपको, अपनी गवर्नमेंट की बेइज्जती करेगा। बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 37, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अकॉर्डिंग 46% ऑफ इंडियाज पुअर कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ए, आपने उस नाम सुना है, बीमारू, बीमारू स्टेट्स। ये है दीनदयाल अंत्योदय, NRLM, ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय इनेबलिंग पुअर हाउस टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सही है। ये एम कर रहा है कि रिड्यूस करेगा पॉवर्टी और अपॉर्चुनिटी देगा, बिल्कुल सही। इट अश्योर्स दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड वुड बी ब्रॉट अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क। 2 नहीं 1, तो ये 2 गलत हो गया, 2 गलत और 1 तो सही है ही, पर 3 देखते हैं। द प्रोग्राम लेवरेजेस कम्युनिटी रिसोर्सेज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट लाइवलीहुड्स, ये भी ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स का यूज़ करेगा। 1 एंड 3 इसका डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें बस सिंपल ये है कि सक्सेसफुल जो विमेन होंगी विलेज की, वो और दूसरी विमेन को ट्रेन करेंगी, ठीक है। 39, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि, इनमें से कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से ऊपर है, तो सिर्फ श्रीलंका इंडिया से ऊपर है। म्यांमार में तो भाई वो लगी हुई है मिलिट्री रूल, तो ये तो नहीं है। नेपाल भी नहीं है, तो 1 इसका सही आंसर है, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग एन इनकम्प्लीट क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, बोल रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो क्रिटिसाइज़ तो मैं भी कर दूंगा, अगर मैंने ही कर दिया तो भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये तो चलो ठीक है। अब पर ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा नहीं है, इन दोनों के बारे में पूछा है। इट डज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर, सही है, बिल्कुल ऐसे कुछ बॉर्डर नहीं है उसमें। इट टेक्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सेलेक्ट आइटम्स एज प्रॉक्सी फॉर इनकम, बिल्कुल सही। अगर कोई ज़्यादा फूड खरीद रहा है तो वो अमीर है, कम खरीद पा रहा है तो गरीब है, ये सब चीज़ों से थोड़ी काम बनता है, ठीक है। हो सकता है उसका खुद का खेत हो वो खुद का खेत में जाके खुद ही बनाता हो, तो ए इसका सही आंसर है, ठीक है। दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। 41, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट एपिग्राफिस्ट वॉज द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फर्स्ट क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत स्टार्टेड इन 1990, इसका आंसर है VS सुतंकर। ये किसी को नहीं पता, ये ऐसे उटपटांग क्वेश्चन रहते हैं। अभी भाऊदाजी के बारे में क्या है, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी। राजेंद्र मित्र ने क्या किया था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये RG भंडारकर क्या है, इन्होंने विमेन एजुकेशन पे काम किया था, रिफॉर्मर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड अ डिटेल्ड एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, तो ये है ललिता विस्तार, ठीक है। थेरी गाथा में क्या है, ये बुद्धिस्ट नन्स जो हैं वो पोएम्स इन्होंने लिखी हैं उनके बारे में। महावग्ग क्या है, बुद्धिस्ट के मतलब गौतम बुद्ध के डेथ से रिलेटेड वाले इवेंट्स हैं। बौद्धियन धर्मसूत्र, बौद्धियन धर्मसूत्र ये क्या है, ये
अगर क्राइम वगैरह किया है तो उससे फिर किसको कितनी सज़ा मिलेगी वगैरह वो सब है, ठीक है ना। और ललिता विसार तो बता ही दिया। इन सभी के ऑथर एनोनिमस है, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ऐसे वेदों के कोई ऑथर नहीं है, वैसे इनके भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, 150 सी इंस्क्रिप्शन ऑफ शक रूलर रुद्र रमन। ये फिर आ गया वो वाला क्वेश्चन जो CDS में कराया था। कौन सा वाला? लेक वाला, सुदर्शन लेक। तो सेम प्लेस ऑफ द टाइम ऑफ गुप्ता किंग स्कंदगुप्त रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। सुदर्शन लेक के बारे में है, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर ये अशोका ने इसको इम्प्रूव किया। रुद्र रमन ने पहली बार इसको रिपेयर किया और स्कंदगुप्त ने दूसरी बार रिपेयर किया, ठीक है ना। और फिर ये क्या, किंग अशोकाज विजिट टू प्लेस ऑफ बुद्धा, ये रुमेंडेई, RUMMINDIE, रुमेंडेई पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि नेपाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजसमंद लेक ये कहाँ पर है? राजस्थान में। 17वीं सेंचुरी का राज सिंह जो कि राजा थे मेवाड़ के, उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, अशोकाज धम्मा। द थीम ऑफ अहिंसा इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोकाज धम्म। सही है। द सेरेमनी ऑफ धम्म इज इन प्रॉपर कर्टेसी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। ये भी ठीक है। धम्म कंसिस्टेड ऑफ द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। नहीं, धम्मा इज नॉट बुद्धिज्म, ठीक है। बिल्कुल एकदम 100% सेम नहीं है दोनों चीज़ें। सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो स्लेव को, वो 9/11 वो मेजर एडिक्ट में 9 एंड 11 वाले में। क्वेश्चन नंबर 45, लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो के बारे में। द लेंथ ऑफ ब्रिक्स वॉज अबाउट ट्वाइस दी हाइट। ये गलत है, 4 टाइम्स दी हाइट है। हाई प्लेटफॉर्म्स वर बिल्ट ऑन विच हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड। ये तो सही है। अब देखो 1 गलत है तो फिर ये हट गया। और ये आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि NCERT में दिया हुआ है 4:2:1 रेशो में ब्रिक्स होनी चाहिए। ब्रिक्स थी मतलब वहाँ पे। द हाउसेज वर यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर इन प्लान। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 46, बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर में लड़ाई किस बात पे होती थी? रायचूर दोआब में, जो कि तुंगभद्र और कृष्णा के बीच में एक एरिया है। विजयनगर एम्पायर 1336 से लेकर 1646 तक, जिसको हरिहरन बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था। बहमानी किंगडम 1347 से लेकर 1518 तक, जिसको अलाउद्दीन बहमान शाह ने इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये सही है। डायरकी एट द सेंटर, ये सही है। एंड अबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, ये भी सही है। तो डी इसका सही आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है, आप कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो 1919 एक्ट में डायरकी आई थी प्रोविंसेस में, उसको हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था। फिर सेंटर में डायरकी ले आए थे ये लोग। अबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल ये था 1858 में इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया काउंसिल। ये क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे लंदन में इंडिया के, वो 1858 में उनके लिए काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, जो कि एडवाइस करती थी। फिर अब इसमें एक्ट में और क्या क्या हुआ था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ था किसका? डायरेक्ट इलेक्शन का। फिर बर्मा और एडन नाम की जो जगह थी उसको इंडिया से डिटैच कर दिया गया था। और फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा का पूरा ये आपको ये नोट्स वगैरह पढ़ने हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो और उसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 49, डांडी मार्च कब बिगिन हुई थी? तो मार्च में बिगिन हुई थी, ठीक है। तो ये कब? 12 मार्च और 6 अप्रैल, बी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 50, मार्को पोलो ये कब आए थे? 13 सेंचुरी में आए थे, तो ये गलत है। अल बिरूनी 11 सेंचुरी में आए थे, तो ये भी गलत है। दुआरते बरबोसा 16 सेंचुरी में आए थे, तो ये सही है। तो इसमें ओनली 1 सही है, ठीक है। मार्को पोलो 13 सेंचुरी में आए थे। इन्होंने क्वीन रुद्रमा देवी जो कि काकटिया डायनेस्टी की थी उनके बारे में लिखा था। अल बिरूनी ये गजनी के साथ आए थे। किताबुल हिंद लिखी थी इसने, ठीक है।
और द्वारते बरबोसा ये कब आए थे? पोर्चुगीज़ के टाइम पे 16th सेंचुरी में, कृष्णदेव राय के टाइम पे। ठीक है, ओके।